हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। उम्मीद करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही स्पेशल सेशन रहने वाला है, स्पेशली एएफओ एस्पिरेंट के लिए। अगर आप कर रहे हो एएफओ की तैयारी तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पहला सेशन है एएफओ का। और मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ सैरिश बत्रा, ठीक है। मैंने खुद ने एएफओ जो है 5 बार प्री और 4 बार मेंस, 4 बार इंटरव्यू में पहुंचा हुआ हूँ, है ना। तो उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जो है ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो लेके आए हम इसी सीरीज़ में, ठीक है। तो ये क्लास ट्राई करेंगे कि डेली बेसिस पे हो, पर उसके लिए उससे पहले आपका ये रिस्पॉन्स होगा, अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो ये क्लास जो है डेली बेसिस पर लाइव चलेगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है एएफओ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एएफओ में है प्री, मेंस और इंटरव्यू। जो हम क्लास लगाने जा रहे हैं वो रहेगी मेंस की, स्पेशली एग्रीकल्चर की। उस एग्रीकल्चर में क्या क्या रहेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि हो गया एग्रोनॉमी, हो गया सोयल साइंस, हो गया लाइफ हो गया, फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया। ये सारे टॉपिक्स एग्रीकल्चर में आते हैं, एएफओ के एग्रीकल्चर पार्ट में आते हैं। तो ट्राई करेंगे कि हमारी इस वीडियो में, हमारे इस सेशन में, जो हमारा ये स्पेशल सेशन है, उसमें एएफओ के ये सारे सब्जेक्ट जो है कवर किए जाएं। एक पर्सन कवर नहीं करवा सकता, तो बाकी जो स्टाफ होंगे वो भी कवर करवाएंगे मेरे साथ। तो मैं ऐसे ट्राई करूंगा कि हर एक तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके सामने ला के यहाँ पे करवाए जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। डेली अपने आप को एनालाइज करो कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे और नंबर बढ़ा सकते हो। यहाँ पे नंबर लोगे तभी एएफओ के मेंस में स्कोर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। बट क्वेश्चन से जाने से पहले जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगी तभी अगर आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, एग्रीमेंटर्स चंडीगढ़ का। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है? द ICAR-CIWA, है ना, सेलिब्रेटेड वुमेन इन एग्रीकल्चर डे। वुमेन इन एग्रीकल्चर डे जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर जो है, उसने पहली बार वुमेन इन एग्रीकल्चर डे सेलिब्रेट किया ऑन 15 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 मार्च या 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को तो किसान दिवस होता है। अगर हम यही बात करें 5 दिसंबर को क्या होता है? सोइल, वर्ल्ड सोइल डे। और 4 दिसंबर को क्या आता है? 4 दिसंबर को होता है वुमेन इन एग्रीकल्चर डे। अब क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को एनालाइज करो कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आ भी रखे, ऐसे क्वेश्चन जो है एएफओ में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, ध्यान रखना, डेज, इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल ईयर, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स, हिस्ट्री, ऐसे क्वेश्चन एएफओ में पूछे जाते हैं। अब अगर यही बात करें 3 दिसंबर, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। और भी बहुत सारे, इंटरनेशनल फूड डे, नेशनल फूड डे, नबार्ड डे, आईसीआर डे, अर्थ डे, पंचायती राज डे, ये सारे डेज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, और जो मेन इंस्टीट्यूट है जैसे नबार्ड हो गया, आरआरबी हो गया, अपीडा हो गया, मैनेज हो गया, ये किस ईयर को जो है बने, कौन सी ईयर में इसको इनॉग्रेशन किया गया, स्टार्ट किया गया, तो आरआरबी कब बना, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। मार्जिनल फार्मर आर दोज फार्मर विच हैज लैंड अप टू 1 हेक्टेयर, मीडियम फार्मर हैज लैंड अप टू। मार्जिनल फार्मर का बोला कि जिसके 1 हेक्टेयर होती है लैंड, है ना। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? एक है मार्जिनल, फिर है स्मॉल, फिर आती है सेमी मीडियम, फिर आती है मीडियम, फिर आती है लार्ज। इन दोनों को, सेमी मीडियम और मीडियम को क्या करा जाता है? मीडियम में ही रखा जाता है। क्लियर? अब हेक्टेयर की बात करें तो मार्जिन के पास होगा लेस देन 1 हेक्टेयर। अगर एकड़ की बात करें तो 2.5 एकड़ लेस, और 1 से 2 हेक्टेयर, 1 to 2 हेक्टेयर कितने, या फिर 2.5 से 5 एकड़ के कितना हो गया? ये हो गया। फिर सेमी मीडियम क्या होता है? जो 2 से 4 हेक्टेयर, या फिर बात करें इसकी तो कितना हो गया? 5 एकड़ से लेके 10 एकड़ तक, और फिर 4 से 10 हेक्टेयर यानी 10 से 25 एकड़,
और लार्ज कौन से होते हैं? जो ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर या फिर ग्रेटर देन 25 एकड़, ये पूछा है उसने। अब हेक्टेयर की बात करें तो ये रहा सेमी मीडियम, मीडियम फार्मर है ना, ये मीडियम की क्लासिफिकेशन में ही आते हैं। तो मीडियम पूछा लैंड अप टू कितने तक लैंड है? 10 हेक्टेयर तक। तो आंसर क्या आ गया? 10 आ गया, पर 10 यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने क्या पूछा है? इन एकड़। एकड़ की बात करें तो कितना है? 10 से 25, मतलब 25 से जो नीचे वाला होगा और 5 से ऊपर वाला होगा उसको क्या रखेंगे? मीडियम की क्लासिफिकेशन में रखेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी इज राइट आंसर। सी क्या है हमारा? बिल्कुल राइट आंसर है, 25 आएगा। क्लियर? तो ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये क्लास की खासियत बता देता हूं कि एक क्वेश्चन के साथ बाकी सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवाए जाएंगे। और जब आप ये पूरी क्लास रेगुलर बेसिस पे लगाओगे 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरे को बताना कि आपका क्या फ़ायदा हुआ। नुकसान कुछ होगा नहीं, फ़ायदा है। ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन लाएं, कम टाइम लें, डिस्कशन भी करवाएं साथ में क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन आना, ऑप्शन पता है, अगर बाकी की 4 ऑप्शन नहीं पता ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि क्वेश्चन जो बना रहा है वो हो सकता है ऑप्शन से बना दे क्वेश्चन, है ना। तो एएफओ ऐसा सब्जेक्ट है कि वो इजी टू इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 लाइनर भी पूछता है और स्टेटमेंट वाले भी पूछ लेता है, और हाई टू हाई भी चले जाते हैं। अगर करंट अफेयर आ गई तो हाई भी जाएंगे। तो ट्राई करेंगे कि इसमें करंट अफेयर, लाइफ स्टॉक, एग्रोनॉमी, सोशल साइंस, है ना, हॉर्टिकल्चर, ये फिशरी, फॉरेस्ट्री और एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इस क्लास में इंक्लूड करे जाएँ, इंक्लूडिंग सीड साइंस एंड ब्रीडिंग। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर आना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर बी? अच्छा देखो, एपीकल्चर का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? देखो थोड़ा सा बता देते हैं, आज की फर्स्ट क्लास है तो ये था जनरल एग्रीकल्चर का। सेकंड क्वेश्चन कौन सा आ गया? ये भी जनरल एग्रीकल्चर का। थर्ड क्वेश्चन कौन सा आ गया? एपीकल्चर एंड सेरिकल्चर का, है ना। एपीकल्चर की बात करें तो एपीकल्चर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? ये पूछा गया है कि क्यों क्वीन होती है ना, फर्टाइल कौन सी होती है, स्टेराइल कौन सी होती है, वर्कर क्या काम करते हैं, ये सब कुछ उनके बी प्रोडक्ट्स का पूछा गया है। और उसी में से एक क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर बी कॉलोनीज टू अंडरगो सुपर शेड्यूल। अब सुपर शेड्यूल, अब 3 चीज होती है, एक होती है स्वार्मिंग, मेन जो पूछी जाती है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एब्सकॉन्डिंग और सुपर शेड्यूल। स्वार्मिंग क्या है? स्वार्मिंग है कि जब एक जो है ना, एक छत्ता बोल दो जिसको हम, जहाँ से हनी बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करें। पर क्यों माइग्रेट करें? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। उसने अब एक नई जगह पे जाएंगे, नई जगह पे जाके एक क्वीन ढूंढेंगे, क्वीन बनाएंगे, वहाँ पे एक अपना अलग राजपाट चलाएंगे। तो ये क्या है? ये है स्वार्मिंग। मान लो हम मक्खियों को उड़ा दें, है ना, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे पूरे का पूरा छत्ता, है ना, जो पूरे का पूरा उनका है छत्ता, वही पूरा लेके चले जाना, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सकॉन्डिंग। अब सुपर शेड्यूल क्या है? सुपर शेड्यूल ऐसी कंडीशन, देखो, टू इंक्रीज हनी प्रोडक्शन, टू रिप्लेस अ फेलिंग क्वीन, टू रेगुलेट वर्कर बी पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है? सुपर शेड्यूल ऐसे होता है कि जब कोई एक क्वीन जो है ना, क्वीन का क्या काम है? रिप्रोड्यूस करना, है ना, रिप्रोडक्शन करना। तो क्वीन जो है वो एग ले नहीं कर पाए, प्रॉपर पॉपुलेशन मेंटेन ना कर पाए और एग ले ना कर पाए, उस कंडीशन में क्वीन जो है ना वो नई बनाई जाती है। और उसी कंडीशन में क्या है? एक नई क्वीन साथ में रख देते हैं जहाँ पे दोनों जो है फीड करती है और एक क्वीन और होती है। तो मेन क्या है? जब एक क्वीन जो है वो फेल हो जाए, उसको रिप्लेस करने वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? सुपर शेड्यूल। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एपीकल्चर के बाद आगे आ जाओ लाइफ स्टॉक। मैंने पहले ही बोला था कि इसमें ट्राई करेंगे कि हर तरह के क्वेश्चन लेके आए, है ना। तो ये जो सेशन चल रहा है ये इंपॉर्टेंट तभी बनेगा अगर आप इसका साथ दोगे। तो देखो क्या है, विच वन इज द बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ इंडिजिनस। अब एक तो देखो इंडिजिनस पूछा, एक पूछा ड्यूअल पर्पस, एक पूछा बेस्ट। बस ये पॉइंट उठाना है कुछ, क्योंकि अगर हम मिल्च पर्पस की बात करें, इंडिजिनस की साहिवाल होगी, गिर होगी, रेड सिंधी होगी, है ना, देवनी होगी। कई बार थार प्रकार को भी इसमें मिल्च में लिख देते हैं, बट थार प्रकार ड्यूल पर्पस में भी आ जाती है। हरियाणा, ये क्वेश्चन एएफओ में आ रखा हुआ है क्योंकि हरियाणा ब्रीड ऐसी है जो एज अ ड्रोट एनिमल भी, है ना, खेतों में काम भी करवा सकते हैं। उनके जो मेल हैं वो खेतों में काम करेंगे, जो फीमेल है वो क्या है? मिल्क प्रोडक्शन में काम आएगी। तो हरियाणा ऐसी ब्रीड है जो बेस्ट ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। तो आप मुझे बताओगे कि कौन से ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ खेतों में या हैवी काम करवाने के लिए यूज़ किया जाता है ड्रोट एनिमल में? कौन से ऐसे हैं जो ड्रोट ब्रीड हैं इसकी, काऊ की, कैटल की, वो इंडिजिनस। क्लियर?
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, साहिवाल गिर, रेड सिंधी, हरियाणा, अमृता महल। ये अमृता महल तो क्या है ये बता देता हूं, ये क्या है, ड्रोट है ना। और हरियाणा क्या है, ड्यूल। और ये तीनों क्या है, मिल्च। तो आंसर क्या था, ड्यूल की ऑप्शन ही एक थी, तो बेस्ट भी क्या है, यही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन पोल्ट्री द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच एक्ट एज ए रिजर्व टू होल्ड द मोशन फीड। अब पोल्ट्री के अंदर जो है डाइजेस्टिव में है ना, र्यूमन तो बाहर निकालते हैं, क्योंकि र्यूमन उसमें नहीं होता। र्यूमन किस में होता है, कैटल में देखने को होता है, बफलो को देखने में मिलता है। अब रूमेन जो है, गिजर्ड है, प्रोवेंट्रिकुलस है, क्रोप है, नन ऑफ दीज है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसका विच एक्ट एज रिजर्व टू होल्ड द, जो ऐसा एक्ट करता है कि मोशन फीड जो है उसको होल्ड करके रखे, तो वो कौन सा है। बिना कुछ सोचे समझे क्या आंसर आ जाएगा, क्रोप। अगर ना पता चले तो ये हम जो है, हमारा नया बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है 17 जून को एएफओ का, उस बैच में लाइफ स्टॉक जो है और पोल्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट कवर करेंगे विद नोट्स। एग्रोनॉमी, ये सारे जो भी एएफओ में सब्जेक्ट आने हैं सब कुछ कवर करवाया जाएगा। क्लियर। और पहले ही बता चुका हूँ, कुछ ये नहीं बोल रहा कि हाँ कि क्लियर करना है ना, एएफओ क्लियर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर मेरा हो सकता है 4-5 बार, तो आपका भी हो सकता है। बस अपने आप को ये चाहिए कि हाँ कि मैं कर सकता हूँ, बस ये चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, विच कलर ऑफ द टैग इज यूज फॉर सर्टिफाइड सीड। ये भी एएफओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ट्राई किया है पहली क्लास में थोड़े से क्वेश्चन इजी रखे जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए जाएं कि बच्चे को पेपर का पैटर्न पता चले। ठीक है, तो क्या है, वाइट, गोल्डन। ये गोल्डन तो किसका होता है, ब्रीडर का, ब्रीडर सीड का। और ये किसका होता है, फाउंडेशन का। और ये किसका होता है, ब्लू किसका होता है, सर्टिफाइड सीड का। कोई और भी कलर होते हैं, कोई पर्पल कलर होता हो, कुछ ग्रीन कलर होता हो, तो ये बता दो ग्रीन कलर किसका होता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम अ सीरियल वैरायटी डेवलप्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग इन इंडिया। कौन सी ऐसी वैरायटी है जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू बनी है सीरियल के अंदर। ठीक है, देखो सोनालिका जो है वो किसकी वैरायटी है, वीट की। ये किसकी वैरायटी है, राइस की। अब इसमें ये ध्यान रखो, बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। बट हमने वीट में पढ़ा है कौन सी वैरायटी, जो सोनालिका इससे ही बनी वैरायटी, म्यूटेंट होके, कौन सी, सोनेरो 64 या उससे बनी थी, सरबती सोनेरो। तो सोनालिका म्यूटेंट वैरायटी नहीं है। राइस में जगन्नाथ हो गया, सतारी हो गया। ये कौन सी वैरायटी हैं, ये दोनों ही वैरायटी क्या हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू या म्यूटेंट। अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पूसा नन्ना है ना, हॉर्टिकल्चर की बात करें, किस ब्रीडिंग मेथड से बना है, म्यूटेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन एएफओ में पूछे जाते हैं। क्लियर। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कम टाइम में कवर करवाने होते हैं, कि ये होता है कि बच्चों का टाइम ना ज़्यादा ख़राब हो, तो इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखी हुई है। पर अगर आप बच्चे बाद में सुन रहे हो, वैसे भी 1x 1.5 या 2x करने की जरूरत नहीं मुझे, आप वैसे ही नॉर्मल स्पीड पर भी सुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैव हाईएस्ट नेट सोन एरिया, हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड हाई ग्राउंड वाटर। ठीक है, अगर इसी की बात करें, पहले एक थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करते हैं। मैप देख लेते हैं क्या कहता है, मैप देख लेते हैं। अब देखते हैं क्या कहता था मैप। ये देखो, अब अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ध्यान देना कि अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। 15 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 21 जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, उसको डिवाइड किया हुआ है ना। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो दिए थे प्लानिंग कमीशन ने 7th अपने प्लान में, है ना। तो उसमें क्या है, उन्होंने 15 जो है इंडिया को डिवाइड किया था एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब उन्होंने क्या पूछा था, देख लेते हैं क्या पूछा। विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन है हाईएस्ट नेट सोन एरिया, हाईएस्ट नेट सोन एरिया
इरिगेटेड एरिया, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हाई ग्राउंड वाटर। आप खुद सोचो, नेट सोन एरिया, प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, इरिगेशन किसकी कहाँ पे ज़्यादा होती है, पंजाब में, हरियाणा में, है ना। तो वो वाला एरिया हमने चूज करना है। तो पहले देखो अपर गंगेटिक प्लेन जोन, अपर गंगेटिक में क्या है, देखो अपर गंगेटिक में क्या है, ये वाला, ये वाला एरिया है। और जो ईस्ट प्लेटेऊ एंड हिल जोन है ये वाला है। और ये वाला जो एरिया है, राजस्थान हो गया, राजस्थान का कुछ एरिया हो गया, पंजाब, ये गंगानगर वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया, न्यू दिल्ली वाला एरिया, ये किस में आता है, ये आता है ट्रांस गंगेटिक में, ट्रांस गंगेटिक में आता है ये वाला एरिया। तो यहाँ पे जो है इरिगेशन एरिया वाइज नेट सोन एरिया ज़्यादा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा, है ना। और अगर इसी की बात करें, इससे ऊपर चले जाएं तो ये क्या है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये कौन सा है, ये है वेस्टर्न हिमालय, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये किस में आता है, वेस्टर्न हिमालय। और ये जो सेवन सिस्टर वाला ये वाला एरिया, ये किस में आता है, ईस्टर्न हिमालय। और ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ये किस में है, लोअर गंगेटिक में। ये किस में आता है, अपर गंगेटिक में। ये किस में आता है, मिडल गंगेटिक में। और ये किस में आता है, ट्रांस गंगेटिक में। ये कौन सा है, ईस्ट प्लेटेऊ एंड हिल जोन। ये कौन सा है, वेस्ट प्लेटेऊ एंड हिल जोन। ये कौन सा है, गुजरात वाला एरिया आ गया। ये कौन सा आ गया, जो ड्राई एरिया आ गया, राजस्थान वाला। तो ये है एग्रोक्लाइमेटिक जोन। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ट्रांस गंगेटिक। अभी बताया अपर गंगेटिक में यूपी वाला कुछ एरिया, ईस्टर्न प्लेटेऊ एंड हिल जोन में जो भी बता रहा था, उड़ीसा वाला एरिया, सेंट्रल प्लेटेऊ एंड हिल जोन में जो सेंटर का एरिया था, मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है उसको सेंट्रल प्लेटेऊ एंड हिल जोन बोला जाता है। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज लोएस्ट एवरेज टेम्परेचर। ये किस पे, ये लैब्स रेट पे भी क्वेश्चन है ना। तो क्या है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज लोएस्ट एवरेज। अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो 8 से 18, 8 से 18 किलोमीटर में क्या होता है, ट्रोपोस्फियर। ये क्या है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ये जो ट्रोपोस्फियर और ये ऊपर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होगा, 18 से 50 किलोमीटर तक, ये क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। और जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोस। और जो स्ट्रेटो, उसके ऊपर क्या होगी, मीजोस्फियर। स्ट्रेटो मीजो को अलग करेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज। उसके ऊपर क्या होती है, थर्मो नाम से पता चल रहा है सबसे गर्म कौन सी होगी, ये वाली थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में जो नीचे वाली लेयर है ना, उसको क्या बोलेंगे, आइनोस्फियर, जो वहाँ पे रेडिएशन चलती है। और ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे, जो अलग करते हैं मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर को, इसको बोलेंगे मीजोपोज। अब थर्मोस्फियर में एक है आइनोस्फियर, एक होती है ऊपर वाली लेयर एक्सोस्फियर। अब ध्यान देना कि जैसे 8 से 18, 18 से 50, और ये कौन सी है, 50 से 80 किलोमीटर की जो है। अब ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटो में। 85% जो है वो मास जो होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर के अंदर। यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के अंदर। अब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, अब अगर 40 किलोमीटर की बात करें तो 99% जो मास है वो ये 40 किलोमीटर के अंदर होता है। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, यहाँ से टेम्परेचर कम होना। अब एरोप्लेन में है ना जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर, एरोप्लेन वगैरह कहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे। बादल कहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे। क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये जो है जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज करना शुरू होगा, यहाँ पे आके -40 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या फिर बोल सकते हैं 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। अब इसमें एडियाबैटिक अलग होता है, ड्राई और उसमें। पर ये बात करते हैं, इसके बाद जब स्ट्रेटो में जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मीजो में जाएगा तो टेम्परेचर और कम होगा, और यहाँ पे जाएगा तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा थर्मो में। तो विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर ये पूछ ले कि लोएस्ट एवरेज टेम्परेचर, लोएस्ट एवरेज किसमें है, मीजोस्फीयर में। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, तो वो होता है थर्मोस्फीयर में। तो इसका आंसर क्या आना था, मीजोस्फीयर। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिंगरलिंग इज अ प्रॉपर साइज फॉर स्टॉकिंग इन टेबल फिश। ठीक है, पॉन्ड।
व्हाट इज द आइडियल साइज ऑफ फिंगरलिंग? आइडियल साइज फिंगरलिंग का आप अभिषेक सर ने करवाया हुआ होगा क्लास में कि फिंगरलिंग क्या है, एक होते फिंगर, फिर होता है हैचलिंग, फिंगरलिंग, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे छोटा जो हैचलिंग, फिर उसके बाद फिंगरलिंग, है ना। तो फिंगरलिंग के साइज के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर क्या रहना चाहिए? इसका आंसर होगा 10 to 15 सेंटीमीटर इज राइज, और 5 से 10 या 2 से 5 या 1 से 2 होगा तो उसको होता है हैचलिंग, फिंगर, फिर फिंगरलिंग, फिर उसका मैच्योरिटी के आगे आगे जो है उसके बढ़ते जाते हैं। पर ये जरूर याद रखना कि उसका कितना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इन पोटैटो। पोटैटो के अंदर सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितनी होती है? पहले बाकी की बात कर ले, टोमेटो के अंदर कितनी होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है 1:400। अब ये होती क्या है, एक सीड लगाया कितने सीड बनेंगे, वो है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। सीधी सीधी भाषा में बताएं तो ज़्यादा वो कुछ कंसेप्ट मत याद करो, बस ये याद रखो कि एक सीड से कितने सीड हमें मिलेंगे, तो वो है पोटैटो के एक से कितने मिलते हैं। और ग्राउंडनट की बात करें कितना होता है 1:8, तो मतलब 1:8 किसका है, ग्राउंडनट का। 1:20 किसका है, वीट का। 1:100 किसका है, राइस का हाइब्रिड और मेज हाइब्रिड का। 1:80 किसका है, राइस और मेज की कंपोजिट वैरायटी का। ठीक है। बाजरा की बात करें तो बाजरा में भी ज्यादा देखने को मिलता है, बाजरा में होता है 1:200। क्लियर। लुसरीन की बात करें तो उसमें होता है 1:, तो ये फिर सीड साइंस क्वेश्चन था, लाइफ स्टॉक हो रहा है, एग्रोनॉमी हो रहा है, सोल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 1:4। पोटैटो में कितना होता है 1:4, तो बी इज राइट आंसर। बी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है, राइट आंसर है। व्हाट विल बी द पीएफ वैल्यू इफ द वाटर इज हेल्ड विद द फोर्स ऑफ 15 एटमॉस्फेयर? देखो कैपिलरी वाटर की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, एक होता है कैपिलरी। कैपिलरी में आ जाता है 15 की वैल्यू, है ना, 0.3 to 15। 15 की वैल्यू 15 से 31 और ग्रेटर देन 31 को क्या बोलते हैं, या फिर 31 की वैल्यू आ गई फिर क्या आ गया ग्रेटर देन 31। ग्रेटर देन 31 क्या है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और 31 की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ऐसा सेम क्वेश्चन इसी बार एएफओ में देखने को मिला है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनो। इसके ऊपर क्या होगा, ग्रेविटेशनल कितना, लेस देन 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, माइनस पे होती है वैसे ही वैल्यू। और उसके बाद फील्ड कैपेसिटी की कितनी 0.3। और कैपिलरी वाटर इसमें, और ये इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। 15 की वैल्यू को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद ये क्या होता है, ये होगा कैपिलरी के अंदर ही, बट इसको क्या बोलेंगे, अनअवेलेबल, प्लांट्स को अनअवेलेबल वाटर। अब ये जो वैल्यू है इसको पोटेंस फोर में किसने दी, स्कूफिल्ड ने। इसको पोटेंस फोर की बात करें, बताएंगे पोटेंस फोर्स क्या होता है। पोटेंस फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल वाटर का कितना होता है 2.5, लेस देन 2.5, और इसका कितना रहेगा 0.3 की वैल्यू मतलब 2.5, और 0.3 to 15 इसको क्या बोलेंगे 2.5 to 4.2, और 15 की वैल्यू को क्या बोलेंगे 4.2, और इसको क्या बोलेंगे 4.2 to 4.5, और इसको क्या बोलेंगे 4.5, और इसको क्या बोलेंगे ग्रेटर देन 4.5। सेम वैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये है पोटेंस फोर्स। अब इसने क्या पूछा था वो देख लेते हैं। हेल्ड विद द फोर्स ऑफ 15 की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या आंसर आ गया 4.2 इज राइट आंसर। 4.5 to 6 होता है वैसे। क्लियर, समझ आ रही है? बस कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास कैसे लग रही है। सो विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय ईसी लेस देन 4। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है ये लिख लेते हैं, ईसी जो है लेस देन 4, पीएच जो है ग्रेटर देन 8.5, ईएसपी जो है ग्रेटर देन 15, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अगर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, सोडियम ज़्यादा है तो मतलब सोइल जो है सोडिक है। अगर यही बात करें सलाइन, ये किसकी कंडीशन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एल्कलाइन की या फिर सोडिक। और सलाइन की बात करें तो सलाइन में क्या होगा
पीएच होगी 7 to 8.5 होगी, ईसी जो है ग्रेटर देन 4 होगी, ईएसपी क्या होगी लेस देन 15 होगी। ये है सलाइन की, और सलाइन एल्कलाइन में क्या होगा, दोनों के करैक्टर, इसका बेड़ा ही गर्क होगा। कैसे? क्योंकि इसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 8.5 होगा, इसका ईसी जो है ग्रेटर देन 4 होगा, और ईएसपी क्या होगा 15 से ज़्यादा। तो ये किसकी बात कर रहे थे, सोडिक सोइल की और एल्कलाइन दोनों की बात कर रहे थे। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेटर प्लांट फॉर आयरन, कौन सा है इनमें से इंडिकेटर प्लांट? वीट की बात करें तो वीट किसका है, कॉपर। मेज की बात करें, मेज नाइट्रोजन का भी है, जिंक का भी है। पोटैटो की बात करें, पोटैटो किसका है, पोटाशियम का है। सनफ्लावर की बात करें, सनफ्लावर किसका है, मेन जो वैसे तो बहुत प्लांट है पर मेन जो किसका है, बोरोन का है। सोरगम किसका है, आयरन का है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, जैसे राइस में जिंक की डेफिशिएंसी आती है, मोलिब्डेनम है ना, मोलिब्डेनम की बात कर लें तो मोलिब्डेनम किसमें, कॉलीफ्लावर में विप टेल नजर आती है ना, जहाँ पे जिसकी वजह से डिसऑर्डर आता है कोई ना कोई, तो वो क्या होता है, इंडिकेटर प्लांट बन जाता है, जो सबसे पहले किसी चीज़ की डेफिशिएंसी को शो करे। मान लो आयरन की डेफिशिएंसी आई, किसी और में शो हो ना हो, पर इसमें सबसे पहले शो होगी सोरगम में, तो ये क्या है, उसका इंडिकेटर प्लांट है, इंडिकेशन देता है कि इसमें डेफिशिएंसी आ चुकी है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोब्लेमेटिक वीड हु सीड वंस मिक्स्ड विद क्रॉप सीड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेपरेट। कौन से ऐसे प्रोब्लेमेटिक वीड, वीड साइंस का क्वेश्चन मैंने बताया था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगी इसमें। क्या पूछा, प्रोब्लेमेटिक वीड हुज सीड वंस मिक्स्ड विद क्रॉप सीड इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेपरेट, मतलब उसकी ना, उसको डिफिकल्ट है उसको बाहर निकालना। नोक्शियस होता है जो उसको, नोक्शियस वीड जो किसको जहर देते हैं, नोक्शियस है ना, खराब करते हैं। अब ऐसे वीड जो मिमिक्री करते हैं सेम, वो उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री वीड। अब ऐसे कुछ वीड होते हैं जिनके सीड भी मिमिक्री करते हैं, ऐसे समझ लो, समझने के लिए ऐसे कि उनको उसके साथ होंगे तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं हो पाएगा, तो सॉरी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उन वीड को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनल वीड बोलते हैं। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ऑब्जेक्शन वीड का, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कौन कौन से ऑब्जेक्शन वीड हैं, किस किस क्रॉप के लिए हैं, तो ये मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। और ये ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी अगर आपके कमेंट सेक्शन में आपके रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो, है ना। AFO लगना चाहते हो तो आपको, अगर आपकी तैयारी है या नहीं है, तो MCQ, जो गलती मैंने की है आज से 3-4 साल पहले, तो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बताता हूँ, जो गलती हमने करी है कि टेस्ट ना लगा के, MCQ ना लगा के, खुद को ये मानना कि हाँ कि मुझे आता है, तो वो गलती आप मत करना, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ से नॉलेज मिल रही है ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव बाय ICAR इन्वेस्टिगेट साइंटिस्ट टू select village as per their convenience and remain in touch with the selected villages and provide information to the farmer on the technical and other related aspect। मतलब जो है गांव के जाके बताना कि टेक्निकल पोर्शन कि टेक्निकली क्या चल रहा है, उसकी वो कौन सी स्कीम है जो इनिशिएट करी गई, तो उसका नाम क्या था, मेरा गांव मेरा गौरव, या फिर खेत से खाने तक, क्या आंसर रहेगा, ठीक है। किसान, ये तो PM आवास योजना बाहर निकालते, नाम ही नहीं जुड़ रहा कोई। PM का किसान का मान, देश का सम्मान, ये हो सकता है नहीं, बट इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है मेरा गांव मेरा गौरव। और ध्यान रखना, कभी भी AFO की तैयारी करने जा रहे हो तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। स्कीम्स है ना, स्कीम्स में PM किसान योजना जो भी चली है ना, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सोयल हेल्थ कार्ड, मृदा परिरक्षक, कुछ ऐसी स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी हो, किसान क्रेडिट कार्ड, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट स्कीम जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो आप मिस नहीं कर सकते। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन में कोई इतना बड़ा कुछ वो नहीं होता हुआ, हमने बना रखा है कि करंट अफेयर मुश्किल है, बट अगर पढ़ने पे आओगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। AFO की क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, बट वो डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स कैसा है, उस पर ये सारी चीज़ डिपेंड करेगी। तो यही सेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ट्राई करेंगे कि ऐसे कंटिन्यू रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे जो मैंने क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्शन वीड वाला, और दूसरा जो है आप ये बताओगे कि क्लास कैसी लगी, और तीसरा जो बताना है वो आपको ये बताना है कि आपका पॉइंट जो है, जो मेन सब्जेक्ट है वो वीक कौन सा है। ट्राई करेंगे कि हर एक बच्चे को, है ना, स्टूडेंट सेंट्रिक होकर ये क्लास लगाएं कि किसी एक बच्चे का भी कोई टॉपिक वीक रह रहा है। अगर मेजोरिटी है तो फिर तो मतलब वीक रह रहा है ना, तो उस पर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये क्लास मैं सिर्फ देखना चाहता था कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, बच्चों का क्या पार्ट वीक है, तो उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगर मेरा सब्जेक्ट वो नहीं होगा जो पार्ट आपका वीक है, तो जो टीचर है हमारे पास सारे टीचर हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है उसी पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और राज्य ध्यान रखना, और कोई भी बच्चा किसी तरह का कोई बैच परचेज करना चाहता, चाहे वो AFO हो जाए, चाहे वो अभी जो नई पोस्ट आई है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चाहे वो ADO का क्रैश कोर्स हो या ADO का टेस्ट बैच, कोई भी बैच परचेज करना चाहता है तो कॉल करे हमें 9417393899। इस नंबर पे कॉल कर सकता है या फिर मैसेज कर सकता है। और अगर आपको डाउट है कि AFO में मेरा क्या होगा, कैसे रहता है, तो किसी हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, जिस टीम में मैं भी हूँ, तो आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। कमेंट सेक्शन पे आंसर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।